विजयनगर का दरबार भव्यता से सजा हुआ था। राजा कृष्णदेव राय अपने राज सिंहासन पर आसीन थे। उनके इर्द गिर्द दरबारी, मंत्रीगण, सेनापति और विदूषक तेनालीराम उपस्थित थे। महल की दीवारों पर जटिल नक्काशी थी और छत से झूमर झिलमिला रहे थे। उस दिन राजा के मन में एक अनोखा विचार आया। वे हमेशा सोचते थे कि दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ क्या हो सकती है। क्या वो सोना चांदी है? क्या वो ज्ञान है? क्या वो शक्ति है? उन्होंने अपने दरबारियों की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने सिंहासन पर थोड़ा आगे झुकते हुए घोषणा की, हम चाहते हैं कि तुम सब हमारे लिए दुनिया की सबसे अनमोल वस्तु लेकर आओ। जो भी ये वस्तु लेके आएगा उसे हम पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी इस आदेश को सुनकर चकित रह गए। ये चुनौती कठिन थी क्योंकि राजा ने कोई सीमा नहीं रखी थी। हर किसी को अपने विवेक के अनुसार सबसे मूल्यवान वस्तु लानी थी। राजा के आदेश के बाद पूरे राज्य में हलचल मच गई। दरबारियों ने अलग अलग तरीकों से सबसे अनमोल वस्तु की खोज शुरू कर दी। मंत्रीगण सोचने लगे कि राजा को सबसे अधिक क्या प्रिय होगा। कुछ ने राज्य के कोषागार में से बेशकीमती हीरे जेवर निकालने की सोची, तो कुछ ने प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन शुरू कर दिया। सेनापति को विश्वास था कि शक्ति से बढ़कर कुछ नहीं। उन्होंने एक विशेष तलवार तैयार करवाई जो सोने से जड़ी थी और उस पर राज्य की विजय गाथाएं गुदी हुई थीं। व्यापारी वर्ग के लोगों ने बहुमूल्य रत्न और दुर्लभ धातुओं को मंगवाने का निर्णय किया। गुणीजन और विद्वान ग्रंथों में उल्लेखित दिव्य औषधियों और जड़ी बूटियों की तलाश में जुट गए। उनके बारे में कहा जाता था कि वे अमृतत्व प्रदान कर सकती हैं। इन सब के बीच तेनालीराम कुछ सोचते हुए चुपचाप मुस्कुराते रहे। उन्होंने ना तो कोई तैयारी की, ना ही किसी से चर्चा की। जब दरबारियों ने उनसे पूछा कि वो क्या लाने वाले हैं, तो उन्होंने बस इतना कहा, सब्र रखो, समय आने पर पता चल जाएगा। 7 दिन बाद दरबार फिर से सजा। राजा अपने सिंहासन पर बैठे थे और उनके सामने सभी दरबारी अपने अपने अनमोल उपहारों के साथ खड़े थे। राजा ने आदेश दिया, अब प्रस्तुत करो अपने उपहार। सबसे पहले सेनापति ने आगे बढ़कर अपनी तलवार राजा के सामने रख दी। महाराज, ये तलवार हमारी सबसे बड़ी विजय का प्रतीक है। ये तलवार हमें शक्ति देती है और शक्ति ही दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है। राजा ने तलवार को देखा। उसकी धार चमक रही थी और उस पर स्वर्ण नक्काशी की थी। राजा ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन उन्होंने अभी कुछ नहीं कहा। इसके बाद एक मंत्री ने एक मणिक जड़ा हुआ मुकुट राजा को सौंपा। महाराज, ये मुकुट राज शक्ति का प्रतीक है। सत्ता से बड़ा कुछ नहीं होता। जिसके पास सत्ता है उसके पास सब कुछ है। राजा ने मुकुट को देखा। ये दुर्लभ रत्नों से जड़ा हुआ था और बहुत ही सुंदर लग रहा था। फिर एक अन्य दरबारी ने दुर्लभ हीरों और स्वर्ण आभूषणों की एक थाली पेश की। महाराज, ये आभूषण दुनिया के सबसे कीमती रत्नों से बने हैं। धन ही सबसे बड़ा मूल्यवान होता है। जिसके पास धन है वो सब कुछ खरीद सकता है। राजा ने आभूषणों को देखा। वो सचमुच दुर्लभ और बहुमूल्य थे। फिर एक अन्य दरबारी ने एक दिव्य औषधि का पात्र सामने रखा। महाराज, ये औषधि किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती है। एक स्वस्थ जीवन से अधिक अनमोल क्या हो सकता है। राजा ने औषधि को देखा। इसकी महक ताजगी से भरपूर थी। अंत में तेनालीराम मुस्कुराते हुए आगे बढ़े। सभी दरबारी उनकी ओर देखने लगे क्योंकि उनके हाथ में कुछ भी नहीं था। राजा ने पूछा, तेनालीराम, तुम क्या लाए हो? तेनाली ने अपने पीछे खड़े एक सेवक को इशारा किया। सेवक एक मिट्टी का कटोरा लेकर आगे आया। उसमें गाढ़ा सफ़ेद गाय का दूध भरा हुआ था। दरबार में ठहाके गूंज उठे। तेनालीराम, ये क्या मजाक है? एक दरबारी ने हंसते हुए बोला।
राजा ने भी आश्चर्य से पूछा, गाय का दूध, ये है तुम्हारा सबसे अनमोल उपहार? तेनालीराम ने मुस्कुराते सिर झुकाया और कहा, महाराज कृपया इसे ध्यान से देखिए और सोचिए कि क्या ये सच में अनमोल नहीं है। राजा और दरबारी चकित रह गए। तेनाली की बात का रहस्य क्या था? दरबार में ठहाके गूंज रहे थे। सभी दरबारी तेनालीराम की ओर देखकर हंस रहे थे। सब लोगों को लग रहा था कि तेनालीराम कितनी मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हैं, लेकिन तेनालीराम के चेहरे पर आत्मविश्वास की झलक थी। राजा कृष्णदेव राय ने अपने दरबारियों को शांत किया और बोले, तेनालीराम, हमें समझाओ कि ये साधारण सा दिखने वाला गाय का दूध दुनिया की सबसे अनमोल वस्तु कैसे हो सकता है। तेनालीराम मुस्कुराए और कटोरी को हाथ में उठाकर बोले, महाराज सबसे पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। यदि किसी को जीवन में धन, रत्न, शक्ति, सत्ता या फिर औषधियाँ मिल जाएं, लेकिन भोजन और जल न मिले, तो क्या वो जीवित रह सकता है? राजा कुछ सोच में पड़ गए। दरबारी भी चुप हो गए। तेनालीराम ने आगे कहा, सोने चांदी से पेट नहीं भरता, हीरे और मुकुट जीवन को नहीं बचा सकते। शक्ति और सत्ता तब तक मूल्यवान है जब तक शरीर स्वस्थ है, और शरीर स्वस्थ तब तक है जब तक उसे उचित आहार और पोषण मिलता रहेगा। और जब बात पोषण की आती है तो गाय का दूध सबसे महत्वपूर्ण है। राजा की रुचि बढ़ गई। उन्होंने तेनालीराम से आगे बोलने को कहा। तेनालीराम ने एक छोटा सा उदाहरण दिया। महाराज, एक नवजात शिशु जब जन्म लेता है तब क्या वो तलवार पकड़ सकता है? क्या वो सोने चांदी से जीवित रह सकता है? क्या कोई अमूल्य रत्न उसे शक्ति दे सकते हैं? नहीं, केवल माँ का दूध ही उसे जीवित रखता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, माँ के दूध का स्थान गाय का दूध ले लेता है। बिना दूध के शरीर कमज़ोर हो जाएगा और कोई भी उपलब्धि, कोई भी वैभव, कोई भी धन संपत्ति उसे जीवन का सुख नहीं दे सकती। दरबार में अब कोई नहीं हंस रहा था। सभी तेनालीराम की गहरी बातों को समझने की कोशिश कर रहे थे। तेनालीराम ने आगे कहा, गाय का दूध केवल बच्चों के लिए ही नहीं, बल्कि बूढ़ों और बीमारों के लिए भी अमृत के समान होता है। ये भोजन का सबसे पवित्र रूप है जो तन मन को शक्ति देता है। किसान अपनी मेहनत से अन्न उपजाते हैं, लेकिन उनकी संतानों की सेहत गाय के दूध पर निर्भर करती है। युद्ध के समय घायल सैनिकों को पोषण देने के लिए भी दूध का उपयोग किया जाता है। इतिहास गवाह है कि बड़े बड़े सम्राट और योद्धा भी दूध से अपनी ताकत प्राप्त करते थे। राजा ने धीरे धीरे सिर हिलाया, मानो वो इस पर गहराई से विचार कर रहे हों। तेनालीराम ने आगे कहा, महाराज, दूध से केवल शरीर को पोषण ही नहीं मिलता, बल्कि इससे कई अन्य आवश्यक वस्तुएं भी बनती हैं। दही, घी, मक्खन, छाछ, ये सब हमारे भोजन का अनिवार्य हिस्सा है। बिना इनके भोजन अधूरा है। आयुर्वेद में भी घी को अमृत की तुलना दी गई है, जो दीर्घायु प्रदान करता है। सोचिए, यदि दुनिया से दूध ही समाप्त हो जाए तो मनुष्य का जीवन कितना कठिन हो जाएगा। अब तक दरबारियों के चेहरे पर गंभीरता आ चुकी थी। जो लोग पहले तेनालीराम की बातों को मजाक समझ रहे थे, वे अब सोचने पर मजबूर थे। राजा कृष्णदेव राय ने कहा, तेनालीराम, तुम जो कह रहे हो वो सच प्रतीत होता है, लेकिन क्या केवल दूध ही सबसे अनमोल वस्तु हो सकती है? ज्ञान, प्रेम, सत्य, इनका क्या स्थान है? तेनालीराम ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, निश्चय रूप से ज्ञान, प्रेम और सत्य भी मूल्यवान है, लेकिन इन सब का अस्तित्व तभी संभव है जब जीवन हो, और जीवन तभी संभव है जब शरीर स्वस्थ हो। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन चाहिए, और भोजन में सबसे शुद्ध, सात्विक और पोषक तत्वों से भरपूर चीज़ है दूध। ये कारण है कि ये सबसे अनमोल है। राजा ने कुछ क्षण विचार किया, फिर उन्होंने आदेश दिया कि दरबार में लाए गए सभी उपहारों को राज्य के संग्रहालय में सुरक्षित रखा जाए।
उन्होंने तेनालीराम की बुद्धिमत्ता की सराहना करते हुए घोषणा की, तेनालीराम ने हमें एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी है। धन, आभूषण, शक्ति, इन सब का मूल्य तभी है जब शरीर स्वस्थ हो, और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व पोषण है। इसलिए हम तेनालीराम के तर्क को स्वीकार करते हैं। फिर राजा ने दरबारियों की ओर देखा और कहा, आज से हम सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी व्यक्ति भोजन और पोषण से अभाव में ना रहे। तेनालीराम के इस अनोखे उपहार से महाराज कृष्णदेव राय बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने तेनालीराम को विजयी घोषित किया। तेनालीराम की बुद्धिमत्ता ने एक बार फिर साबित कर दिया था कि असली मूल्यवान वस्तु वही होती है जो जीवन को संजोए रखे। इस घटना के बाद राजा ने अपने राज्य में गौशालाओं की स्थापना करवाई और सुनिश्चित किया कि हर गरीब को दूध उपलब्ध हो। एक दिन राजा कृष्णदेव राय को एक बहुत ही दुर्लभ और कीमती घोड़ा उपहार में मिला। वो घोड़ा देखने में अत्यंत सुंदर, मजबूत और आकर्षक था। उसकी चमकती हुई काली त्वचा, ऊंचा कद और तेज आंखें देखकर हर कोई प्रभावित हो जाता। राजा को बताया गया था कि ये घोड़ा अरब देश से लाया गया था और इसकी कीमत हजारों स्वर्ण मुद्राएं थी। राजा अपने नए घोड़े से बहुत खुश हुए और तुरंत उसे अपने अस्तबल में भेज दिया। उन्होंने आदेश दिया कि राज्य के सबसे अनुभवी घुड़सवार इस घोड़े को सिखाएंगे ताकि ये युद्ध और राजकीय यात्राओं के लिए तैयार हो सके। लेकिन कुछ ही दिनों में समस्या सामने आई। घोड़ा देखने में जितना आकर्षक था, व्यवहार में उतना ही आलसी निकला। वो जरा भी चलने को तैयार नहीं होता था। कोई भी महावत उसे हिला तक नहीं पाता। जब उसे सवारी के लिए ले जाने की कोशिश की जाती तो वो ज़मीन पर ही खड़ा रहता और हिलने का नाम तक नहीं लेता। राजा ने घुड़सवारों को उसे प्रशिक्षित करने के लिए कई तरीके अपनाने को कहा, लेकिन सब व्यर्थ गया। घोड़े की इस आलसी प्रवृत्ति से राजा बेहद नाराज हो गए। उन्होंने अपने दरबार में सभी विद्वानों और मंत्रियों को बुलाया और बोले, ये घोड़ा हमारे लिए गर्व की बात होनी चाहिए, लेकिन ये तो एक समस्या बन गया है। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो इसे चलाने की कला जानता हो? दरबार में गहरी चुप्पी छा गई। सभी दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। अचानक तेनालीराम मुस्कुराते हुए आगे बढ़े और बोले, महाराज, यदि आप आज्ञा दें तो मैं इस घोड़े को प्रशिक्षित करने का प्रयास कर सकता हूँ। राजा ने तेनालीराम को संदेह की दृष्टि से देखा। तेनाली, तुम तो सैनिक नहीं हो, ना ही कोई घुड़सवार, तुम कैसे इस घोड़े को प्रशिक्षित करोगे? तेनाली ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, घोड़े को केवल डंडों से नहीं बल्कि बुद्धि से भी साधा जा सकता है। यदि आप मुझे 3 दिन का समय दें तो मैं इस घोड़े को ऐसा प्रशिक्षित कर दूंगा कि ये स्वयं ही महल तक दौड़कर आएगा। राजा को तेनाली की बातों पर संदेह तो था, लेकिन उन्होंने हंसते हुए कहा, ठीक है तेनाली, तुम्हें 3 दिन का समय दिया जाता है। यदि तुम सफल हुए तो तुम्हें इनाम मिलेगा, लेकिन असफल होने पर सज़ा भी मिल सकती है। तेनालीराम ने सिर झुकाकर राजा को प्रणाम किया और घोड़े को अपने साथ ले जाने की अनुमति मांगी। राजा ने सहर्ष अनुमति दे दी। तेनालीराम घोड़े की रस्सी पकड़कर धीरे धीरे उसे महल से बाहर ले गए। घोड़ा अपनी आदत के अनुसार कदम घसीटते हुए चल रहा था। उसने बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं की, जिससे ये स्पष्ट हो गया था कि ये अपनी सुस्ती छोड़ने को तैयार नहीं था। तेनालीराम घोड़े को लेकर जंगल की ओर बढ़ने लगे। कुछ ही घंटों में वे एक गहरी घाटी में पहुंचे, जहां दूर दूर तक घना जंगल फैला हुआ था। यहाँ बड़े बड़े वृक्ष और ऊंची नीची पहाड़ियाँ थीं, जहाँ जंगली जानवरों की आवाज़ें गूंज रही थी। तेनालीराम ने घोड़े को एक खुली जगह पर रोक दिया और उसके मुंह पर प्यार से हाथ फेरा। फिर वे धीरे इधर उधर देखने लगे, मानो किसी चीज़ की तलाश कर रहे हों।
कुछ ही देर में उन्हें वो जगह मिल गई जिसकी वो तलाश कर रहे थे। एक गुफा जो काफ़ी अंधेरी और डरावनी थी। ये गुफा एक प्रसिद्ध शेर की मांद थी। आसपास के गांव में इसकी कई कहानियां प्रचलित थीं। कहा जाता था कि इस गुफा में एक भयंकर बाघ रहता था जो कई बार गांव वालों के पशुओं पर हमला कर चुका था। तेनालीराम को यही जगह उपयुक्त लगी। उन्होंने घोड़े को उसी गुफा के पास ले जाकर बांध दिया और स्वयं कुछ दूरी पर जाकर छिप गए। उन्होंने घोड़े के सामने कुछ चारा भी रख दिया ताकि वो वहीं रुका रहे। रात होने पर जंगल में अजीब अजीब आवाज़ें गूंजने लगी। घोड़ा अब तक अपने आराम में मग्न था, लेकिन जैसे ही गुफा के अंदर से गहरी गरज सुनाई दी, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये गरज किसी आम जानवर की नहीं थी, ये एक बाघ की थी। घोड़ा अब बेचैन होने लगा। उसने अपने कान खड़े किए और इधर उधर देखने लगा। तभी एक और तेज दहाड़ सुनाई दी। अब घोड़ा भयभीत हो चुका था। गुफा के अंदर हलचल हुई, शायद बाघ जाग चुका था। घोड़ा अब रस्सी तोड़ने की कोशिश करने लगा। वो जोर जोर से हिनहिनाने लगा और बेचैनी से इधर उधर भागने का प्रयास करने लगा। लेकिन तेनालीराम ने रस्सी इतनी मजबूती से बांध रखी थी कि वो हिल भी नहीं रही थी। कुछ ही क्षणों में बाघ की गरज और तेज हो गई। घोड़ा अब पूरी तरह से डर चुका था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर रस्सी को तोड़ दिया और तेजी से जंगल से भागने लगा। तेनालीराम ने मुस्कुराते हुए ये दृश्य देखा और चुपचाप महल की ओर चल पड़े। उन्होंने अनुमान लगा लिया था कि घोड़ा अब सीधा महल की ओर ही भागेगा। डर के कारण अब उसकी सुस्ती पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। उधर घोड़ा बिना रुके दौड़ता रहा। रास्ते में जो भी लोग उसे देखते वो आश्चर्यचकित रह जाते। ये वही आलसी घोड़ा था जो महल में एक कदम भी नहीं बढ़ाता था, लेकिन अब किसी बवंडर की तरह दौड़ रहा था। महल के द्वार पर पहरेदार खड़े थे। जब उन्होंने देखा कि घोड़ा सरपट भागता हुआ महल की ओर आ रहा है, तो वे घबरा गए और तुरंत राजा को सूचना कर दी। राजा खुद महल की छत से ये दृश्य देख रहे थे। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वही घोड़ा जिसे चलाने के लिए कई प्रयास विफल हो चुके थे, अब इतनी तेज़ी से भाग रहा था कि उसे रोकना तक मुश्किल हो रहा था। राजा सोचने लगे, आखिर तेनालीराम ने ऐसा क्या किया कि ये घोड़ा अचानक इतना तेज़ दौड़ने लगा। तेनालीराम महल के द्वार पर पहुंच चुके थे। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, अब ये घोड़ा पूरी तरह से प्रशिक्षित हो चुका है। क्या भी आपको लगता है कि ये आलसी है? राजा अभी भी चकित थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर तेनाली ने ऐसा कौन सा जादू किया था। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। असली रहस्य तो अभी सामने आना बाकी था। राजा के महल में घोड़े के अचानक तेज़ी से दौड़कर आने की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। सभी दरबारी, सैनिक और महल के कर्मचारी ये देखने के लिए इकट्ठा हो गए कि आखिर तेनालीराम ने ऐसा कौन सा जादू किया जिससे आलसी घोड़ा बिजली की गति से भागने लगा। राजा स्वयं घोड़े के समीप आए और उसे ध्यान से देखने लगे। घोड़ा अभी भी बुरी तरह से हाँफ रहा था। उसकी आंखें चौंकी हुई थीं और पूरा शरीर पसीने से तर था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी जान बचाने के लिए लंबी दौड़ लगाई हो। राजा को ये देखकर और भी आश्चर्य हुआ, क्योंकि वो वही घोड़ा था जो पहले एक कदम भी उठाने को तैयार नहीं था। उन्होंने तेनालीराम की ओर देखा और मुस्कुराकर बोले, तेनाली, तुम्हारी चतुराई के किस्से तो हमने पहले भी सुने थे, लेकिन ये करिश्मा देखकर मैं स्वयं हैरान हूँ। आखिर तुमने ऐसा क्या किया कि ये घोड़ा अपने ही स्वभाव के विपरीत दौड़ने लगा? तेनालीराम राजा के सामने हाथ जोड़कर बोले, महाराज, मैंने इस घोड़े को बस ये एहसास दिलाया कि यदि वो तेज़ नहीं दौड़ेगा तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। राजा ने उत्सुकता से पूछा, कैसे? तेनालीराम ने पूरी कहानी सुनानी शुरू की। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने घोड़े को जंगल की एक खतरनाक गुफा के सामने बांधा,
जहाँ एक भयंकर बाघ रहता था। जैसे ही बाघ की गरज सुनाई दी, घोड़े की सुस्ती दूर हो गई और उसने अपनी पूरी ताकत से रस्सी तोड़ दी। फिर वो बिना रुके महल की ओर भागा। ये सुनकर दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई। कुछ दरबारी बोले, अद्भुत! तेनालीराम ने ये सिद्ध कर दिया कि डर भी एक बहुत बड़ा गुरु होता है। राजा भी मुस्कुराए, लेकिन फिर गंभीर स्वर में बोले, तेनाली, ये तो मानना पड़ेगा कि तुम्हारी युक्तियाँ हमेशा अनोखी होती हैं, लेकिन क्या तुम ये मानते हो कि ये घोड़ा अब हमेशा ऐसे ही तेज दौड़ेगा, या ये सिर्फ डर के कारण हुआ है? तेनालीराम ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, भय अस्थायी होता है, लेकिन अभ्यास स्थायी होता है। ये घोड़ा अब जान गया है कि यदि वो तेज नहीं चलेगा तो उसे खतरे का सामना करना पड़ेगा, लेकिन ये प्रभाव हमेशा बना रहे, इसके लिए इसे लगातार अभ्यास करवाना होगा। यदि ये 2-3 दिन लगातार दौड़ेगा तो धीरे धीरे इसकी आदत बन जाएगी, फिर इसे किसी डर की आवश्यकता नहीं होगी। राजा ने तेनालीराम की इस बुद्धिमत्तापूर्ण बात पर सहमति जताई और अपने घुड़सवारों को आदेश दिया कि घोड़े को अब प्रतिदिन सही प्रशिक्षण दिया जाए ताकि ये अपनी चुस्ती बनाए रखे। घटना के कुछ दिनों बाद महल में एक और रोचक प्रसंग घटा। राजा को घोड़े की परीक्षा लेने की जिज्ञासा हुई। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा कि वो तेनालीराम के बिना ही घोड़े को फिर से मैदान में लाएं और देखें कि क्या ये पहले की तरह सुस्त हो गया है या अब भी तेज भागता है। सैनिकों ने घोड़े को मैदान में लाकर उस पर सवारी करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही किसी ने उस पर चढ़ने की कोशिश की, वो फिर से अपनी पुरानी आदत पर लौट आया। वो ज़मीन पर खड़ा रहा और हिलने तक को तैयार नहीं हुआ। घुड़सवारों ने कई प्रयास किए, लेकिन सब व्यर्थ रहा। राजा ये देखकर चकित रह गए। उन्होंने तुरंत तेनालीराम को बुलाया और बोले, तेनाली, ऐसा क्या हुआ? तुमने कहा था कि अब ये घोड़ा तेज भागेगा, लेकिन ये तो फिर से अपनी पुरानी स्थिति में लौट आया है। तेनालीराम मुस्कुराए और बोले, महाराज, मैंने पहले ही कहा था कि डर अस्थायी होता है। जब तक इसे ये लगेगा कि कोई बड़ा खतरा नहीं है, ये फिर से सुस्त हो जाएगा, लेकिन यदि इसे प्रेरित किया जाए तो ये स्वाभाविक रूप से तेज चलने लगेगा। राजा ने पूछा, इसका क्या उपाय है? तेनालीराम ने कुछ सोचकर कहा, इस घोड़े को हमेशा चुस्त और तेज बनाना है तो इसे ऐसे हालात में डालना होगा जहां ये अपनी आदत बदलने के लिए मजबूर हो। राजा ने सिर हिलाया और बोले, ठीक है, लेकिन इस बार मैं देखना चाहता हूँ कि तुम इसे फिर से कैसे तेज दौड़ाते हो। तेनालीराम मुस्कुराए और घोड़े के पास गए। उन्होंने घोड़े के कान के पास जाकर धीरे से फुसफुसाया, शायद वो बाघ अब भी तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। यदि तुमने आलस दिखाया तो हो सकता है कि महाराज तुम्हें फिर से वहीं छोड़ आएं। इतना सुनते ही घोड़े की आंखें फिर से चौड़ी हो गई। उसने घबराकर तेनालीराम की ओर देखा, फिर अपने चारों पैर जमीन पर जोर से पटके और अचानक मैदान में दौड़ने लगा। सभी दरबारी ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए। राजा जोर से हंसे और बोले, तेनाली, तुम सचमुच अद्भुत हो। तुमने इस घोड़े को दोबारा दौड़ा दिया, वो भी बिना किसी डंडे या बल प्रयोग के। तेनालीराम मुस्कुराए और बोले, महाराज, किसी भी व्यक्ति या प्राणी को बदलने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है उसकी मानसिकता। जब तक उसे ये विश्वास नहीं होगा कि बदलाव उसकी भलाई के लिए है, तब तक वो बदलने को तैयार नहीं होगा। इस घोड़े ने अब ये समझ लिया है कि यदि वो तेज़ नहीं चलेगा तो उसे फिर से उसी भयानक गुफा में जाना पड़ सकता है। अब ये अपनी आदत बदलने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित रहेगा। राजा तेनालीराम की बुद्धिमानी से अत्यंत प्रभावित हुए और बोले, ये सिद्ध करता है कि हर समस्या का हल बल से प्रयोग करने से नहीं है, बल्कि बुद्धिमानी से निकाला जा सकता है। इसके बाद राजा ने तेनालीराम को स्वर्ण मुद्राएं और रत्नों से सम्मानित किया। वहीं घोड़े के लिए एक विशेष प्रशिक्षक नियुक्त किया गया ताकि वो अपनी चुस्ती बनाए रखे। इस घटना के बाद पूरे विजयनगर में तेनालीराम की चतुराई के किस्से और भी अधिक प्रसिद्ध होते गए। हर कोई कहने लगा कि तेनालीराम केवल
हाजिर जवाबी में ही नहीं बल्कि व्यवहारिक बुद्धिमत्ता में भी अतुलनीय हैं। और वो आलसी घोड़ा, वो अब राजा का सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा बन चुका था, क्योंकि उसे ये सीख मिल गई थी कि आलस्य केवल परेशानी ही देता है, लेकिन परिश्रम ही सच्ची सफलता की कुंजी है। एक दिन राजा कृष्णदेव राय ने निर्णय लिया कि उन्हें एक नए वरिष्ठ मंत्री को नियुक्त करना चाहिए, ऐसा व्यक्ति जो बुद्धिमान हो, सतर्क हो और किसी भी स्थिति को समझदारी से संभाल सके। लेकिन ये निर्णय लेना आसान नहीं था। राज्य में कई योग्य व्यक्ति थे और उनमें से सबसे उपयुक्त को चुनना एक कठिन कार्य था। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि वे एक नए वरिष्ठ मंत्री की तलाश कर रहे हैं। योग्य उम्मीदवारों को दरबार में उपस्थित होने के लिए आमंत्रित किया गया। ये सुनकर राज्य के कई विद्वान, सेनापति, व्यापारी और उच्च अधिकारी दरबार में इकट्ठा हुए। सभी को उम्मीद थी कि उन्हें ये प्रतिष्ठित पद मिलेगा। कुछ अपनी विद्वता पर गर्व कर रहे थे तो कुछ अपनी पारिवारिक विरासत का हवाला दे रहे थे। लेकिन तेनालीराम जानते थे कि राजा केवल वंश, शक्ति या धन के आधार पर मंत्री का चुनाव नहीं करेंगे। वो एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में थे जो तेज दिमाग रखता हो और हर परिस्थिति में सतर्क और समझदार बना रहे। राजा ने दरबार में सभी उम्मीदवारों को संबोधित करते हुए कहा, मंत्री बनने के लिए केवल ज्ञान या पद की आवश्यकता नहीं होती। एक मंत्री को चतुर, सतर्क और बुद्धिमान होना चाहिए। इसलिए मैं एक परीक्षा लूँगा और जो इसमें सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होगा वो नया मंत्री बनेगा। राजा ने आगे कहा, मेरी एक बहुत बहुमूल्य अंगूठी कहीं खो गई है। जो भी इसे खोजकर लौटाएगा वो इस पद के योग्य होगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ लोगों को ये परीक्षा मजाक लगी तो कुछ को असंभव। राज्य के प्रमुख विद्वान और दरबारी ये सोचने लगे कि अंगूठी कैसे खोजी जाए। उन्होंने राजा से ये भी पूछा कि अंगूठी कहाँ खोई थी, लेकिन राजा ने बस मुस्कुराकर कहा, अगर मैं जानता होता तो तुम्हारी परीक्षा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे ही ये घोषणा हुई दरबार में हलचल मच गई। कुछ उम्मीदवार तुरंत राजा के आसन और सिंहासन के आसपास खोजने लगे। कुछ ने दरबारी सेवकों से पूछताछ करनी शुरू कर दी और कुछ ने दरबार के फर्श को बारीकी से देखने का निश्चय किया। कुछ होशियार दरबारियों ने अंगूठी की खोज के लिए राजा के पुराने स्थानों के बारे में जानने की कोशिश की। उन्होंने महल के सैनिकों और सेवकों से सवाल पूछे, क्या राजा हाल ही में किसी खास जगह गए थे? क्या किसी ने उन्हें अंगूठी उतारते हुए देखा था? एक विद्वान बोला, राजा का मंत्री बनने के लिए ये कैसी परीक्षा है? हमें तो नीतियों, युद्ध नीति और राज्य के प्रशासन पर सवाल पूछे जाने चाहिए। इस पर तेनालीराम ने कहा कि अगर तुम एक खोई हुई चीज़ नहीं खोज सकते तो संकट के समय राजा की मदद कैसे करोगे? अब सभी पहले से अधिक गंभीरता से अंगूठी खोजने में जुट गए। कुछ उम्मीदवारों ने अनुमान लगाना शुरू कर दिया। एक ने कहा, राजा की अंगूठी शायद सिंहासन के नीचे गिरी होगी। दरबारियों ने सिंहासन के चारों ओर देखना शुरू किया मगर वहाँ कुछ नहीं मिला। दूसरों ने कहा, संभव है कि राजा ने भोजन करते समय अंगूठी उतार दी हो। तब राजा के भोजन कक्ष में खोजबीन की गई लेकिन वहाँ भी अंगूठी नहीं मिली। तीसरे उम्मीदवार ने सुझाव दिया, क्यों न राजा के वस्त्रों और आभूषणों को अच्छी तरह से जांचा जाए। राजा की अनुमति से उनके वस्त्र और गहनों की जांच हुई लेकिन अंगूठी वहाँ भी नहीं मिली। अब उम्मीदवार हताश होने लगे। वे सोचने लगे कि ये परीक्षा इतनी कठिन क्यों बनाई गई है। कुछ ने हार मान ली और बैठ गए, जबकि कुछ अभी भी खोजने में लगे हुए थे। अब तक तेनालीराम चुपचाप खड़े सबको देख रहे थे। उन्होंने ना किसी से सवाल पूछे, ना ही इधर उधर खोजबीन की। वे बस एक हल्की मुस्कान के साथ दरबार में बैठे लोगों को गौर से देख रहे थे। फिर अचानक उन्होंने दरबार में खड़े एक सैनिक को देखा जो कुछ असहज सा लग रहा था। सैनिक के चेहरे पर पसीना था और वो बार बार अपने हाथों को पीछे छिपाने की कोशिश कर रहा था। तेनालीराम की तेज नज़रों से ये छोटी सी बात बच नहीं पाई।
वे धीरे से राजा के पास गए और उन्हें कान में बोले, महाराज, क्या मुझे एक मौका दिया जा सकता है? राजा ने सिर हिलाया और तेनालीराम दरबार के बीचों बीच खड़े हो गए। उन्होंने ज़ोर से कहा, मुझे लगता है कि अंगूठी खोजने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पहले से ही किसी के पास है। तेनालीराम ने चारों ओर देखा और धीरे धीरे उस सैनिक के पास पहुँचे। मित्र, तेनालीराम ने विनम्रता से कहा, तुम कुछ परेशान लग रहे हो, क्या तुम्हें कुछ कहना है? सैनिक घबरा गया और झिझकते हुए बोला, नहीं, मैं तो बस यहाँ खड़ा था। तेनालीराम मुस्कुराए और बोले, तो क्या तुम्हें कोई आपत्ति होगी अगर मैं तुम्हारे जेब की तलाशी लूँ? अब सैनिक और अधिक घबरा गया। उसने तुरंत माफ़ी मांगते हुए अपनी जेब से राजा की अंगूठी निकालकर तेनालीराम को दे दी। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी चौंक गए कि अंगूठी इतनी आसानी से मिल गई और किसी को इसका अंदाज़ा भी नहीं हुआ। राजा ने गंभीर स्वर में सैनिक से पूछा, तुमने अंगूठी क्यों ली? सैनिक सिर झुकाकर बोला, महाराज, मुझे लगा कि जब सब इसे खोजने में व्यस्त होंगे तो मैं इसे चुपचाप अपने पास रख सकता हूँ। मुझे नहीं पता था कि तेनालीराम इतनी जल्दी पकड़ लेंगे। राजा ने गहरी सांस ली और तेनालीराम की ओर देखा। तुमने ये कैसे जाना? तेनालीराम ने मुस्कुराकर कहा, एक मंत्री को सिर्फ बाहरी खोज नहीं करनी होती, बल्कि लोगों के हाव भाव और परिस्थितियों को भी समझना आना चाहिए। जो व्यक्ति अपराध करता है वो सामान्य नहीं रह सकता। मैंने बस ये ध्यान दिया कि दरबार में कौन सबसे अधिक असहज था और उत्तर खुद ब खुद मिल गया। राजा ने तेनालीराम की प्रशंसा की, लेकिन वे अभी भी निश्चिंत नहीं हुए कि मंत्री पद के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति कौन है। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि परीक्षा का एक और चरण होगा। राजा ने घोषणा की, पहली परीक्षा पूरी हो गई, लेकिन अगली परीक्षा उससे भी कठिन होगी। केवल वही व्यक्ति जो इस परीक्षा को पार करेगा मंत्री बनेगा। अब सब उत्सुक थे, अगली परीक्षा क्या होगी? कौन इसे पार करेगा? क्या तेनालीराम की बुद्धिमत्ता फिर से सबको चौंका देगी? दरबार में सभी की निगाहें राजा कृष्णदेव राय पर टिकी थी। पहली परीक्षा में तेनालीराम ने अपनी सूझबूझ से अंगूठी खोजकर ये सिद्ध कर दिया था कि एक मंत्री को केवल ज्ञान ही नहीं, बल्कि सतर्कता और लोगों के व्यवहार को समझने की कला भी आनी चाहिए। लेकिन राजा अब भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। उन्हें मंत्री पद के लिए एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो न केवल तेज दिमाग रखता हो, बल्कि संकट के समय सही निर्णय लेने की क्षमता भी रखता हो। राजा ने खड़े होकर कहा, पहली परीक्षा में यह सिद्ध हुआ कि बुद्धिमत्ता और सतर्कता महत्वपूर्ण है, लेकिन मंत्री बनने के लिए एक और गुण आवश्यक है, निर्णय लेने की क्षमता। अब मैं तुम सब की परीक्षा एक और चुनौती से लूँगा। केवल वही व्यक्ति जो इसे सफलतापूर्वक पूर्ण करेगा मंत्री पद के योग्य होगा। सभी उम्मीदवार उत्सुकता से राजा की ओर देखने लगे। इस बार परीक्षा किस प्रकार की होगी? राजा ने आदेश दिया कि सभी उम्मीदवारों को महल के बगीचे में लाया जाए। वहां पहुंचने पर सबने देखा कि बीच में एक विशाल गहरा गड्ढा खुदा हुआ था, जिसके चारों ओर लकड़ी के पुल बनाए हुए थे। गड्ढे के अंदर पानी भरा था और उसमें मगरमच्छ तैर रहे थे। राजा ने कहा, ये परीक्षा साहस और निर्णय लेने की क्षमता की है। इस गड्ढे को पार करके उस पार जाना होगा, लेकिन ध्यान रहे, हर पुल कमज़ोर है और किसी भी समय टूट सकता है। जो व्यक्ति सुरक्षित इसे पार करेगा वही मंत्री बनने के लायक होगा। सभी उम्मीदवार एक दूसरे की ओर देखने लगे। गड्ढे के अंदर मगरमच्छों को देखकर कई लोगों के चेहरे के रंग उड़ गए। कुछ ने सोचा कि यह संभव है, इतने कमज़ोर पुल पर चढ़कर पार जाना और जान जोखिम में डालना कोई समझदारी नहीं है। एक विद्वान आगे आया और बोला, महाराज, मंत्री को नीतियों और ज्ञान में निपुण होना चाहिए। ये परीक्षा तो किसी सैनिक के लिए उपयुक्त लगती है। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, मंत्री को केवल नीतियों की ही समझ नहीं होनी चाहिए, बल्कि कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय लेने की क्षमता भी होनी चाहिए। यदि वो भयभीत होकर निर्णय नहीं ले सकेगा तो राज्य संकट में पड़ सकता है। अब उम्मीदवारों के चेहरे पर चिंता और संदेह के भाव स्पष्ट दिख रहे थे। कोई भी अपनी जान जोखिम में डालना नहीं चाहता था। लेकिन तेनालीराम चुपचाप खड़े रहे।
ये सब देखते रहे। उन्होंने पुल को ध्यान से देखा, गड्ढे के आकार को नापा और मगरमच्छों के व्यवहार को गौर किया। फिर उन्होंने धीरे धीरे राजा की ओर देखा और मुस्कुरा दिए। वो आगे बढ़े और बोले, महाराज, क्या यह निश्चित है कि हर पुल कमज़ोर है? राजा बोले, हाँ, इनमें से कोई भी कभी भी टूट सकता है। तेनालीराम ने सिर हिलाया और सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने चारों ओर देखा और कहा, अगर मंत्री को साहस और निर्णय लेने की क्षमता चाहिए तो मुझे पहले पूरी स्थिति को समझना होगा। ये कहकर तेनालीराम गड्ढे के चारों ओर घूमने लगे। उन्होंने मगरमच्छों को ध्यान से देखा और फिर अचानक हंस पड़े। सभी लोग हैरान रह गए। राजा ने पूछा, तेनाली, तुम क्यों हंस रहे हो? तेनालीराम बोले, महाराज, क्या ये परीक्षा वास्तव में हमारे साहस और निर्णय लेने की क्षमता की है या ये देखने की कि हम कितना सूझबूझ से काम लेते हैं? राजा मुस्कुराए लेकिन कुछ नहीं बोले। अब सभी की नज़रें तेनालीराम पर थी। उन्होंने एक लंबी सी लकड़ी उठाई और उसे पानी में डाल दिया। मगरमच्छ उसकी ओर बढ़े लेकिन कोई भी उसे खाने के लिए उत्सुक नहीं दिखा। तेनालीराम मुस्कुराए और बोले, महाराज, ये तो बहुत आसान है। ये मगरमच्छ असली नहीं हैं बल्कि लकड़ी के बने हुए हैं। इनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सभी लोगों की आंखें चौड़ी हो गईं। उन्होंने गौर से देखा और सच में मगरमच्छ पानी में तैरते हुए असली लग रहे थे, लेकिन वे एक ही स्थान पर रुके हुए थे, बिना कोई हलचल किए। राजा ने जोर से ठहाका लगाया, बिल्कुल सही तेनालीराम, ये परीक्षा केवल तुम्हारे निर्णय लेने की क्षमता को परखने के लिए थी। मंत्री वही होता है जो आंखों देखी चीज़ों पर अंधा विश्वास न करे, बल्कि पहले स्थिति को समझे और फिर निर्णय ले। राजा ने सभी उम्मीदवारों की ओर देखा और कहा, अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि मंत्री बनने के लिए केवल विद्वता या साहस नहीं, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता भी आवश्यक है। और इस परीक्षा में तेनालीराम ने ये साबित कर दिया कि वे इस पद के लिए सबसे योग्य हैं। दरबारियों ने तेनालीराम की बुद्धिमत्ता पर जोरदार तालियां बजाई। उन सभी उम्मीदवारों ने जो स्वयं को सबसे योग्य मानते थे, महसूस किया कि असली योग्यता सिर्फ पढ़े लिखे होने में नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता और सही निर्णय लेने की क्षमता में होती है। राजा ने तेनालीराम को अपने पास बुलाया और कहा, तेनाली, तुमने इस परीक्षा को पूरी चतुराई से पार किया है, इसलिए मैं तुम्हें विजयनगर का नया वरिष्ठ मंत्री नियुक्त करता हूँ। तेनालीराम ने विनम्रता से सिर झुकाया और बोले, महाराज, मैं आपका भारी हूँ, लेकिन मैं मंत्री बनने की जगह वही करना चाहता हूँ जो मैं सबसे अच्छा करता हूँ, आपकी सेवा में अपनी चतुराई का उपयोग करके राज्य की सुरक्षा करना। राजा ने गर्व से तेनालीराम की ओर देखा और बोले, और यही एक सच्चे मंत्री की पहचान होती है, जिसे पद का लोभ ना हो बल्कि अपने कर्तव्य को प्राथमिकता दे। इस घटना से पूरे राज्य को एक महत्वपूर्ण शिक्षा मिली। सिर्फ ऊंचे पद, धन या वंश के आधार पर कोई योग्य नहीं बनता। असली योग्यता होती है सतर्कता, निर्णय लेने की क्षमता और कठिन परिस्थितियों में सही हल खोजने की चतुराई। राजा कृष्णदेव राय अपनी प्रजा के हित में हमेशा नीतियां बनाते रहते थे। हाल ही में उन्होंने महल और नगर में चूहों की समस्या देखी। अनाज के गोदाम चूहों से भरे पड़े थे। महल के पुस्तकालय में रखे पुराने ग्रंथ कट कट कर नष्ट हो रहे थे और भोजन तक सुरक्षित नहीं था। मंत्रियों और दरबारियों ने इस समस्या पर कई उपाय सुझाए, लेकिन कोई भी पूरी तरह से कारगर नहीं हुआ। अंत में राजा ने एक अजीब लेकिन सीधा उपाय सोचा। नगर में बिल्लियां पालने का आदेश जारी कर दिया। हर दरबारी को एक बिल्ली दी जाएगी, राजा ने घोषणा की, और 1 महीने बाद देखा जाएगा कि कौन अपनी बिल्ली को सबसे अच्छे तरीके से पालता है। जो भी सबसे स्वस्थ और मजबूत बिल्ली पालने में सफल होगा, उसे विशेष इनाम दिया जाएगा। राजा की इस घोषणा से दरबार में हलचल मच गई। दरबारी अपनी अपनी बिल्लियां लेकर अपने घर चले गए, लेकिन जल्द ही उन्हें एक समस्या का सामना करना पड़ा। राजा ने साथ में एक और नियम भी रखा था। बिल्लियों को दूध के अलावा
कुछ और खिलाना सख्त मना था। अब समस्या ये थी कि नगर में चूहों की संख्या बहुत अधिक थी और दूध की कमी। चूहे पकड़ने के लिए पाली गई बिल्लियाँ खुद भूखी मरने लगी। दरबारियों ने अपने अपने घरों में दूध की व्यवस्था करने की कोशिश की, लेकिन इतने सारी बिल्लियों के लिए दूध जुटाना बहुत मुश्किल साबित हुआ। महंगे दूध को खरीदना हर किसी के लिए संभव नहीं था और धीरे धीरे बिल्लियाँ कमज़ोर होने लगी। जब राजा को इस समस्या का पता चला तो राजा ने एक और फरमान जारी किया, जिसमें हर दरबारी को एक नई गाय दी गई ताकि उन्हें बिल्लियाँ पालने में आसानी हो। अब धीरे धीरे पौष्टिक दूध मिलने पर हर दरबारी की बिल्ली मोटी ताज़ी होने लगी। पर तेनालीराम ने इस समस्या का हल निकालने का फैसला किया। जब वो अपनी बिल्ली को दूध पिलाने बैठे तो उन्होंने देखा कि बिल्ली शुरुआत में दूध सूंघती थी, लेकिन कुछ ही घूंट पीकर मुंह मोड़ लेती थी। उन्हें समझ में आ गया कि उनकी बिल्ली को दूध पीने की आदत नहीं थी। यही सोचकर तेनालीराम ने अपनी बिल्ली को एक खास योजना के तहत दूध पीने की आदत डालने का निश्चय किया। उन्होंने एक मिट्टी की कटोरी में थोड़ा सा दूध डाला और उसे गर्म कर दिया। फिर वो धीरे धीरे कटोरी के पास अपनी बिल्ली को ले गए। बिल्ली जैसे ही दूध पीने लगी, उसे दूध थोड़ा गर्म लगा और बिल्ली ने जीभ खींच ली। उसने 2-3 बार ऐसा किया और फिर कटोरा हटा दिया। अगले दिन भी तेनालीराम ने यही प्रक्रिया दोहराई। वे अपनी बिल्ली को गर्म दूध देते और बिल्ली उसे पी नहीं पाती। कुछ ही दिनों में बिल्ली को ये समझ में आ गया कि दूध पीने से उसकी जीभ जल सकती है। अब वो दूध देखते ही डरने लगती और मुंह फेर लेती थी। दरबार के अन्य दरबारी अपनी अपनी बिल्लियों को दूध पिला रहे थे, लेकिन तेनालीराम की बिल्ली अब दूध से ही दूर भागती थी। उसने एक और चतुर तरकीब सोची। तेनालीराम ने धीरे धीरे अपनी बिल्ली को घर का बचा हुआ खाना और अन्य खाद्य पदार्थ खिलाना शुरू किया। क्योंकि राजा ने केवल दूध पिलाने का संदेश दिया था, कोई भी ये देखने नहीं आता था कि बिल्ली सच में दूध पी रही है या नहीं। इस तरह धीरे धीरे तेनालीराम की बिल्ली बाकी सभी बिल्लियों से अधिक मजबूत होने लगी, जबकि अन्य दरबारियों की बिल्लियाँ मोटी ताज़ी और सुस्त होने लगी। तेनालीराम की बिल्ली दिन ब दिन ताकतवर हो रही थी। वो महल के आसपास घूमती और अपने पंजों से छोटी मोटी चीज़ों को उठा लेती। उसकी फुर्ती देखते ही बनती थी। अब 1 महीना पूरा हुआ। राजा ने सभी दरबारियों को अपनी अपनी बिल्लियां लेकर दरबार में हाजिर होने का आदेश दिया। अगले दिन दरबार में सभी दरबारी अपनी अपनी बिल्लियों को लेकर पहुँचे। जैसे ही दरबार में बिल्लियां रखी गईं, सभी ने देखा कि ज़्यादातर बिल्लियां बहुत मोटी और सुस्त थीं। वे मुश्किल से चल पा रही थीं और कई तो इतनी सुस्त थीं कि सीधा खड़ा भी नहीं हो पा रही थी। लेकिन तेनालीराम की बिल्ली को देखकर सब चौंक गए। वो बाकी बिल्लियों से अधिक तगड़ी और स्वस्थ थी। उसकी चमकती आंखें, मजबूत पंजे और घने बाल देखकर राजा भी आश्चर्यचकित रह गए। राजा ने हर दरबारी से पूछा, क्या तुमने अपनी बिल्लियों को दूध पिलाने का ध्यान रखा था? सभी दरबारियों ने सिर झुका लिया। उन्होंने बताया कि वे अपनी बिल्लियों को दूध पिलाते थे, लेकिन दूध पी पीकर उनकी बिल्लियां बहुत सुस्त हो गई थीं। राजा ने तेनालीराम से पूछा, और तुम्हारी बिल्ली इतनी स्वस्थ कैसे है? तेनालीराम ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैंने अपनी बिल्ली को दूध पिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो दूध पीने से डरने लगी थी। राजा ने पूछा, ऐसा क्यों हुआ? तेनालीराम ने उत्तर दिया, क्योंकि मैंने उसे ये सिखा दिया कि दूध पीने से उसकी जीभ जल सकती है। इस डर से उसने दूध पीना ही छोड़ दिया, और जब वो दूध नहीं पीती थी तो मैंने उसे खाने की दूसरी चीज़ें खिलाई। इस तरह मेरी बिल्ली बाकी बिल्लियों से ज़्यादा ताकतवर बन गई। राजा और दरबारी ये सुनकर चौंक गए। राजा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उन्होंने कहा, तो तुम्हारी चतुराई ने तुम्हें इस प्रतियोगिता में विजेता बना दिया, लेकिन अभी भी एक आखिरी परीक्षा बाकी है। राजा ने सभी बिल्लियों के सामने दूध से भरी कटोरियां रखवाने का आदेश दिया। दरबारी उत्सुकता से देखने लगे कि आगे क्या होगा। सभी बिल्लियां झपक कर कटोरियों की ओर लपकी, लेकिन तेनालीराम की बिल्ली ने सिर्फ कटोरी को देखा और मुंह फेर लिया। राजा ने हंसते हुए कहा,
तेनाली, तुमने न सिर्फ अपनी बिल्ली को मजबूत बनाया बल्कि उसे दूध पीने से भी रोक दिया, लेकिन क्या ये सही तरीका था? तेनालीराम मुस्कुराए लेकिन कुछ नहीं बोला। उन्हें पता था कि अभी भी परीक्षा बाकी है और राजा ने ज़रूर कुछ सोचा होगा। दरबार में सन्नाटा छाया हुआ था। सभी दरबारी और स्वयं राजा भी तेनाली की ओर देख रहे थे। तेनालीराम की बिल्ली दूध से भरी कटोरी के पास गई भी नहीं, जबकि बाकी बिल्लियां कटोरियों में सिर डालकर पागलों की तरह दूध पी रही थी। तेनाली, तुम्हारी चतुराई को मैं हमेशा सराहता हूँ, लेकिन ये प्रतियोगिता केवल सबसे मजबूत बिल्ली चुनने की नहीं थी। इसका असली उद्देश्य था कि चूहों की समस्या को निपटाना। अगर तुम्हारी बिल्ली दूध ही नहीं पीती तो क्या ये वाकई एक अच्छी शिकारी साबित होगी? तेनाली ने राजा की बात सुनी और फिर से सिर झुकाकर बोला, महाराज, आपकी बात उचित है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी बिल्ली की एक और परीक्षा ली जाए। अगर ये सच में सबसे अच्छी बिल्ली है तो ये साबित कर देगी कि ये सबसे योग्य भी है। राजा ने तेनाली के आत्मविश्वास पर आश्चर्य किया। उन्होंने तुरंत आज्ञा दी कि दरबार के एक कोने में एक बड़ा पिंजरा रखा जाए जिसमें दर्जनों चूहे रखे। दरबारियों को यह देखकर उत्सुकता हुई कि अब क्या होगा। राजा ने आदेश दिया कि सभी बिल्लियों को एक एक करके इस पिंजरे के पास छोड़ दिया जाए। सबसे पहले एक दरबारी की बिल्ली को पिंजरे के पास छोड़ा गया। वो इतनी सुस्त थी कि उसमें कूदने की भी ताकत नहीं थी। उसने चूहे को देखा, लेकिन उसे पकड़ने की बजाय वो खुद भी एक कोने में दुबक गई। फिर दूसरी बिल्ली को छोड़ा गया। वो भी बहुत मोटी थी, लेकिन उसमें ताकत नहीं थी और वो चूहे को पकड़ नहीं सकी। उसने एक आध बार पंजा बढ़ाया, लेकिन फिर ठंडी पड़ गई। ऐसे ही एक एक कर दरबारियों की सभी बिल्लियाँ पिंजरे के पास छोड़ी गईं, लेकिन कोई भी चूहे को ठीक से पकड़ नहीं पाई। अब बारी आई तेनाली की बिल्ली की। जैसे ही उसे पिंजरे के पास छोड़ा गया, वो धीरे धीरे आगे बढ़ी। पहले तो उसने पिंजरे का चारों ओर से मुआयना किया, फिर अपने पंजे से हल्का सा दरवाज़ा धक्का देकर खोल दिया। चूहे बाहर भागने लगे, लेकिन तेनाली की बिल्ली किसी जंगली शिकारी की तरह उन पर झपट पड़ी। एक एक करके उसने कई चूहों को अपने मजबूत पंजों से पकड़ लिया। उसकी फुर्ती और ताकत देखकर दरबारियों के मुंह खुले के खुले रह गए। महल के सेवक तक ये दृश्य देखकर हैरान रह गए। कुछ ही क्षणों में तेनाली की बिल्ली ने इतनी चतुराई और तेजी से चूहों को काबू में कर लिया कि राजा स्वयं आश्चर्यचकित रह गए। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब समझ में आया कि तुमने अपनी बिल्ली को बाकी सबसे अलग कैसे बनाया। तुमने उसे असल काम के लिए तैयार किया, शिकार के लिए, ना कि सिर्फ दूध पीने के लिए। राजा ने आगे कहा, बाकी दरबारियों ने अपनी बिल्लियों को केवल दूध पिलाने पर ध्यान दिया, लेकिन तुमने अपनी बिल्ली को असल समस्या हल करने के लिए तैयार किया। यही असली बुद्धिमानी है। तुमने ये प्रतियोगिता जीत ली। दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। तेनालीराम ने सिर झुकाकर राजा को प्रणाम किया। राजा ने तेनाली को विजेता घोषित करते हुए उसे सोने की मुद्राओं से भरी थाली इनाम में दी और कहा, ये इनाम तुम्हारी बुद्धिमत्ता और दूरदृष्टि के लिए है। तुमने ये दिखा दिया कि कोई भी समस्या केवल नियमों के पालन से नहीं बल्कि चतुराई से हल होती है। तेनालीराम ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, समस्या चूहों की थी, ना कि बिल्लियों की भूख मिटाने की। मैंने अपनी बिल्ली को चूहे पकड़ने के लिए तैयार किया, जबकि बाकी लोग अपनी बिल्लियों को दूध पिलाने में ही उलझे रहे। नियमों का पालन करना ज़रूरी है, लेकिन कभी कभी बुद्धि का सही उपयोग करना ही असली सफलता दिलाता है। राजा कृष्णदेव राय ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, आज तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमत्ता हमारे राज्य के लिए कितनी मूल्यवान है। तेनाली मुस्कुराए और उसकी बिल्ली गर्व से अपनी पूंछ हिलाते हुए राजा के सिंहासन के पास बैठ गई, मानो ये जानती हो कि उसने भी अपनी जीत दर्ज कर ली है। एक दिन राजा कृष्णदेव राय ने दरबार में एक अजीब सा फरमान जारी किया। मैं चाहता हूँ कि मेरे राज्य का सबसे बड़ा मूर्ख ढूंढा जाए। जो व्यक्ति सबसे बड़ा मूर्ख होगा उसे विशेष पुरस्कार दिया जाएगा।
दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी मंत्री एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। एक मंत्री ने झिझकते हुए पूछा, महाराज ऐसा क्यों? राजा मुस्कुराए और बोले, हम अक्सर विद्वानों को सम्मानित करते हैं, पर कभी मूर्खों पर ध्यान ही नहीं दिया। मूर्खता भी एक कला होती है और मैं देखना चाहता हूँ कि हमारे राज्य में सबसे ज़्यादा मूर्ख कौन है। ये सुनने के बाद सभी मंत्री राज्य भर में सबसे बड़े मूर्ख की खोज में जुट गए। उन्होंने अनगिनत मूर्ख व्यक्तियों से मुलाकात की। कोई अपनी छाया से डरता था, कोई सोने के बदले तांबे लेने को तैयार था, तो कोई रात में सूरज ढूंढने निकलता था। लेकिन राजा को ऐसा मूर्ख चाहिए था जिसकी मूर्खता अद्वितीय हो। कई दिनों की खोज के बाद भी कोई उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिला। जब तेनालीराम को राजा का ये आदेश मिला तो वो मन ही मन मुस्काए। उन्होंने सोचा, राजा को सबसे बड़ा मूर्ख चाहिए, लेकिन असली मूर्खता तो लालच में छिपी होती है। यदि कोई व्यक्ति अपनी मूर्खता से खुद को नुकसान पहुंचा सकता है तो वही सबसे बड़ा मूर्ख कहलाने के योग्य है। विजयनगर में एक बहुत धनवान व्यक्ति रहता था, सेठ गोपाल दास। उसकी दौलत का कोई हिसाब नहीं था। सोने चांदी से उसकी तिजोरियां भरी पड़ी थी, लेकिन फिर भी वो हमेशा धन इकट्ठा करने में लगा रहता था। सेठ का सबसे बड़ा डर ये था कि मरने के बाद उसकी सारी संपत्ति बेकार हो जाएगी। तेनालीराम ने सोचा कि यही व्यक्ति राजा के सामने सबसे बड़ा मूर्ख साबित हो सकता है। अगले दिन तेनालीराम सेठ गोपाल दास के घर पहुंचे। सेठ ने उनका भव्य स्वागत किया क्योंकि तेनालीराम की प्रसिद्धि पूरे राज्य में थी। सेठ जी, आपके पास असीम संपत्ति है, पर क्या आपने सोचा है कि ये दौलत आपके साथ कैसे जाएगी? सेठ ने चिंता भरी आवाज़ में कहा, यही तो मेरी सबसे बड़ी चिंता है। मैं जीवन भर मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मरने के बाद ये सब यहीं रह जाएगा। तेनालीराम गंभीर स्वर में बोले, तो क्या आप चाहते हैं कि आपकी संपत्ति आपके साथ स्वर्ग तक जाए? सेठ जी उत्साहित होकर बोले, क्या ये संभव है? बिल्कुल, तेनालीराम ने रहस्यपूर्ण स्वर में कहा, लेकिन इसके लिए आपको विशेष अनुष्ठान करना होगा। मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे आप अपनी पूरी संपत्ति स्वर्ग में लेकर जा सकते हैं। सेठ गोपाल दास की आंखें चमक उठी। तेनालीराम जी, अगर ये सच है तो मैं अपनी आधी संपत्ति आपको दे दूंगा। तेनालीराम मन ही मन मुस्काए और बोले, मुझे इस धन की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको इस विधि के बारे में विस्तार से बताता हूँ। तेनालीराम ने सेठ से कहा, आपको अपने धन को विशेष तरीके से संरक्षित करना होगा ताकि ये आपकी आत्मा के साथ स्वर्ग जा सके। इसके लिए आपको एक तहखाना बनवाना होगा जहाँ आपकी सारी संपत्ति सुरक्षित रखी जाएगी। मरने के बाद आपकी आत्मा वहाँ से अपनी दौलत लेकर स्वर्ग की यात्रा करेगी। सेठ ने आश्चर्य से पूछा, पर यह कैसे संभव होगा? तेनालीराम ने रहस्यमय स्वर में कहा, ये एक गुप्त विधि है जिसे सिर्फ बुद्धिमान संत जानते हैं। मैं एक ऐसे संत को जानता हूँ जो इस प्रतिक्रिया में आपकी मदद कर सकते हैं। सेठ गोपाल दास इस विचार से इतना प्रभावित हुआ कि उसने तुरंत ही तहखाना बनाने का आदेश दिया। कई दिनों तक मजदूरों ने मेहनत की और अंततः एक भव्य तहखाना तैयार किया गया। सेठ ने उसमें अपनी अधिकांश दौलत रख दी, सोना चांदी के सिक्के, हीरे मोती, बहुमूल्य वस्त्र, सब कुछ। तेनालीराम लगातार सेठ से कहते रहते कि ये विधि बिल्कुल सही है और जैसे ही सेठ की आत्मा शरीर छोड़ेगी वो सीधा इस तहखाने से अपनी संपत्ति लेकर स्वर्ग चली जाएगी। जब तहखाने में पूरा धन एकत्रित हो गया तो तेनालीराम ने सेठ से कहा, अब सिर्फ अंतिम चरण बाकी है। इस स्थान को पूरी तरह से बंद करना होगा ताकि आपकी आत्मा के अलावा कोई भी यहाँ प्रवेश ना कर सके। सेठ सहमत हो गया और तेनालीराम ने मजदूरों से कहकर इस तहखाने का द्वार पूरे तरीके से बंद करवा दिया। अब वो एक साधारण ज़मीन का टुकड़ा बन चुका था जिसके नीचे अकूत धन गड़ा हुआ था। सेठ ने प्रसन्नता से कहा, अब मैं निश्चिंत हूँ, मेरी संपत्ति स्वर्ग में मेरे साथ जाएगी। तेनालीराम मुस्कुराए, बिल्कुल, पर ये रहस्य किसी को मत बताइएगा, अन्यथा कोई आपकी संपत्ति को चुराने की कोशिश कर सकता है।
सेठ ये सुनकर घबरा गए और किसी से कुछ ना बताने का वचन दिया। इसके बाद तेनालीराम दरबार में पहुंचे और राजा से कहा, महाराज, मैंने आपके लिए राज्य का सबसे बड़ा मूर्ख ढूंढ लिया है। राजा चौंके। कौन है वो? सेठ गोपाल दास। तेनालीराम बोले, मैंने उसे विश्वास दिला दिया कि वो अपनी दौलत स्वर्ग में ले जा सकता है और उसने खुशी खुशी अपनी सारी संपत्ति एक बंद तहखाने में डाल दी। दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई। राजा मुस्कुराए और बोले, अगर ये सच है तो सेठ गोपाल दास निश्चित रूप से सबसे बड़ा मूर्ख है, परंतु हमें देखना होगा कि क्या वो अपनी गलती समझ पाता है। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, तेनालीराम, क्या तुम ये साबित कर सकते हो कि सेठ गोपाल दास ने वास्तव में ऐसा किया है? तेनालीराम मुस्कुराए और बोले, महाराज, आप स्वयं देख सकते हैं, बस हमें सेठ गोपाल दास के घर चलना होगा। अगले ही दिन राजा, उनके मंत्रीगण और तेनालीराम सेठ गोपाल दास की हवेली पहुंचे। राजा के आने की खबर सुनकर सेठ भागा भागा बाहर आया और आदरपूर्वक राजा का स्वागत किया। राजा ने सीधे सीधे पूछा, सेठ जी, सुना है कि आपने अपनी पूरी संपत्ति एक भूमिगत तहखाने में रख दी है ताकि मरने के बाद उसे स्वर्ग ले जा सके, क्या ये सच है? सेठ हड़बड़ा गया। उसने इधर उधर देखा और धीरे से बोला, महाराज, ये तो एक गुप्त प्रक्रिया है, इसे किसी को नहीं बताया जाता। राजा मुस्कुराए और बोले, तो क्या हमें ये तहखाना दिखाने में कोई आपत्ति है? सेठ असमंजस में पड़ गया। तेनालीराम ने आगे बढ़कर कहा, सेठ जी, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। ये तो आपके लिए गर्व की बात है कि आपने अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखने का इतना उत्तम उपाय खोज निकाला है। राजा के सामने इनकार करना मुश्किल था। भारी मन से सेठ गोपाल दास ने राजा और मंत्रियों को तहखाने की ओर चलने का संकेत दिया। सेठ ने तहखाने की ज़मीन के स्थान पर पहुंचकर मजदूरों को आदेश दिया कि इसे खोदा जाए। जैसे ही मिट्टी हटाई गई और पत्थर के दरवाजे को खोला गया, सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। अंदर एक विशाल कक्ष था जिसकी दीवारों पर सोने की ईंटें लगी थी। ज़मीन पर चांदी के सिक्के की परत बिछी थी। बेशकीमती रत्न और जवाहरात कई संदूकों में भरे हुए थे। रेशमी वस्त्र, बहुमूल्य धातु और कई बहुमूल्य वस्तुएं तहखाने में व्यवस्थित रूप से रखी गई थी। राजा कृष्णदेव राय ने विस्मय से ये दृश्य देखा और बोले, अद्भुत! तो सेठ जी, आप सचमुच अपनी सारी संपत्ति यहाँ रख चुके हैं? सेठ गर्व से बोला, हाँ महाराज, अब जब मेरी आत्मा शरीर छोड़ देगी तो ये संपत्ति मेरे साथ स्वर्ग चली जाएगी। तेनालीराम ने राजा की ओर देखा और हल्की मुस्कान दी। राजा ने सेठ की ओर देखते हुए कहा, सेठ जी, क्या आप पक्का जानते हैं कि मरने के बाद आप इसे अपने साथ ले जाएंगे? सेठ थोड़ा झिझका। तेनालीराम जी ने कहा था कि यह संभव है। तेनालीराम अब राजा की अनुमति से आगे बढ़े और बोले, सेठ जी, आपने पूरी ज़िंदगी धन कमाने में लगा दी, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि जो लोग पहले मरे, क्या वे अपनी संपत्ति अपने साथ ले जा सके? सेठ कुछ सोचने लगा। तेनाली ने आगे कहा, अगर ऐसा होता तो आज स्वर्ग में असंख्य दौलतमंद लोग होते, लेकिन हकीकत तो ये है कि जो भी जाता है खाली हाथ ही जाता है। सेठ के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने राजा की ओर देखा, जिन्होंने सिर हिलाकर तेनालीराम की बात का समर्थन किया। सेठ जी, राजा बोले, आपकी मूर्खता वास्तव में अनोखी है। किसी भी व्यक्ति को ये समझने के लिए विद्वान होने की ज़रूरत नहीं कि मृत्यु के बाद कुछ भी साथ नहीं जाता। आपने अपनी पूरी संपत्ति इस भ्रम में गाड़ दी कि ये आपके साथ स्वर्ग जाएगी, जबकि सच्चाई ये है कि ये सब यहीं रह जाएगा और कोई और इसे ले जाएगा। अब सेठ को अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। उसके चेहरे पर पसीना आ गया और वो घबरा कर बोला, महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अपनी पूरी संपत्ति व्यर्थ ही यहाँ छुपा दी। तेनालीराम ने मुस्कुराते हुए कहा, अब भी समय है सेठ जी, अपनी संपत्ति को व्यर्थ ना गंवाएं, बल्कि इसे अच्छे कार्यों में लगाएं। गरीबों की मदद करें, मंदिरों का निर्माण कराएं, अपने नगर में सुख सुविधाएं बढ़ाने में योगदान दें। यही आपका सच्चा धर्म होगा। सेठ ने सिर झुका लिया।
उसकी आंखों में पश्चाताप था। राजा ने कहा, सेठ जी, आप इतने बड़े व्यापारी होकर भी जीवन का ये छोटा सा सत्य नहीं समझ पाए कि धन केवल इस संसार में ही काम आता है। मृत्यु के बाद इसका कोई मूल्य नहीं। लेकिन अब आप अपनी गलती सुधार सकते हैं। सेठ ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अपनी संपत्ति का एक बड़ा भाग जन सेवा में लगाऊंगा और बाकी का उचित उपयोग करूंगा। राजा बहुत प्रसन्न हुए और बोले, तेनालीराम, तुमने फिर से अपनी बुद्धिमानी से हमें हंसाने के साथ साथ एक महत्वपूर्ण शिक्षा भी दी। मूर्खता केवल अज्ञानता में नहीं बल्कि लालच में भी होती है। लालच से बड़ा कोई अंधकार नहीं और सेठ गोपाल दास इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। फिर राजा ने घोषणा की, मैं तेनालीराम को इस अनोखी बुद्धिमत्ता के लिए पुरस्कृत करता हूँ। साथ ही सेठ गोपाल दास को राज्य के सबसे बड़े मूर्ख के रूप में मान्यता देता हूँ ताकि लोग इनकी गलती से सीखें। सेठ लज्जित हो गया, लेकिन उसने अपने किए पर पछतावा जताया और अपनी गलती सुधारने का वचन दिया। उसने उसी दिन घोषणा कर दी कि वो अपनी संपत्ति का बड़ा भाग परोपकार में लगाएगा। इस प्रकार तेनालीराम ने न केवल राज्य के सबसे बड़े मूर्ख को ढूंढा बल्कि उसे उसकी मूर्खता का एहसास भी करवाया। उन्होंने ये भी सिद्ध किया कि असली बुद्धिमानी केवल चतुराई में नहीं बल्कि लोगों को सही राह दिखाने में भी होती है। राजा कृष्णदेव राय ने प्रसन्न होकर तेनालीराम को सम्मानित किया और ये घटना विजयनगर राज्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण सीख बन गई। धन का लोभ सबसे बड़ी मूर्खता है और ज्ञान सबसे बड़ी संपत्ति। आशा करती हूँ आपको ये सभी कहानियाँ पसंद आई होंगी। अगर कहानियाँ पसंद आई हों तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपके सुझाव और अनुभव हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर ज़रूर करें और प्लीज़ हमारा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।